हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम कंप्लीट आई एंड आईएफएस फॉर द जैब एग्ज़ाम उस पूरे कंपोनेंट को हम कंप्लीटली कवर कर रहे हैं सो दैट ये हेल्प करे आपके जैब एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि बुक से पढ़ना कई बार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट वर्डिंग होती है, सारी चीज़ें समराइज्ड वे में नहीं दी होती हैं। बहुत कुछ दिया हुआ है, सर ये पेज कैसे पढ़े, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सभी चीज़ों को आसान करने के लिए वी हैव कम अप विद दिस सीरीज। तो हम मॉड्यूल सी का चैप्टर 28 ये कवर कर रहे हैं। लेट मी टेल यू ईच एंड एवरी जो सेशन को देखकर एटलीस्ट 2 मार्क्स तो आपके सिक्योर्ड है फॉर द एग्जाम, ये हमारा एम है। तो वी आर कमिंग अप विद 25 सच लेक्चर्स और इस वजह से आर एम इज की 50+ मार्क्स तो हमारे आए ही आए। ओके, तो एज पार्ट ऑफ दैट वी आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 28 मॉड्यूल सी का, दैट इज रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर। एंड विद दिस चैप्टर एक्चुअली जो मॉड्यूल सी है, मॉड्यूल सी तक हम कंप्लीट कर चुके होंगे पूरा का पूरा आई एंड आईएफएस। वील बिगिन विद मॉड्यूल डी, वेरी इंपॉर्टेंट आई एंड आईएफएस के लिए। सो आई होप यू ऑल आर रेडी एंड यस, मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड। और उन सभी के यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हो, भविंदर, नागार्जुन, विकास हो गए, प्रवीण, पवन, विष्णु, सुमनजीत, श्री कृष्णा, जय, सागर हो गए, दलीप, हिमांशी, अनु, राजेश, कैबली, राइट। तो मेनी अदर्स आल्सो हैव बीन कमेंटिंग एंड अपने आंसर्स भी दे रहे हैं जो भी सेशन के ड्यूरिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप मोर एंड मोर पीपल गेट बेनिफिटेड। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका कंट्रीब्यूशन है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, राइट। तो सो दैट ये मोर एंड मोर पीपल तक ये वीडियोस पहुंच सके। आज जो है डे 16 है हमारा, वेयर वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर 28। ठीक है, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं मॉड्यूल सी के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम मेनली हम देख चुके हैं, एंड स्पेशली बैंकिंग एनबीएफसीज वगैरह देख चुके हैं, राइट। तो आज का हमारा एजेंडा है टू गो थ्रू कि क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। उनमें से रिफॉर्म्स आर मेनली रिलेटेड टू द बैड बैंक्स, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से रिलेटेड उन चीज़ों को संभालना हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक्स स्पेशली जो लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से रिलेटेड रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो वी हैव कम अप विथ नैपफिड। ऑल्सो विल टॉक अबाउट NARCL, जहाँ पर NPAs को कैसे हैंडल किया जा रहा है, ईज फ्रेमवर्क, ताकि पूरे बैंक से रिलेटेड थोड़े जो पैरामीटर्स हैं उन पर हमें इंफॉर्मेशन मिले और उसके बेसिस पर वी कैन गो अहेड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना बैंक्स के, लेट मी टेल यू कि बैंक्स मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह देने होते हैं और इनमें काफ़ी रिस्क होता है। तो इन चीज़ों को काफ़ी आराम से अच्छे से एक एक पैरामीटर समझेंगे यहाँ पर। लेट अस टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पहले कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग देखें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। एज वी हैव ऑलरेडी सीन, पिछले चैप्टर्स में हम देख चुके हैं, बैकबोन है ऑफ द इकोनॉमी। हमारी बैकबोन जिस तरीके से है उसके बिना हम ऑब्वियसली खड़े नहीं रह पाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी खड़ी नहीं रह पाएगी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक एग्जांपल हो गया रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस हो गए, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई। इन सभी के अलावा इन सभी के बिना वी कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं रन करेंगे, ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, बैंक्स कैसे रन करेंगे। तो दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को के कई सारे फीचर्स हैं, और इन फीचर्स के बेसिस पर ही फाइनेंसिंग जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फीचर्स क्या है, इट नीड्स लार्ज इन्वेस्टमेंट, बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, एंड मोस्टली इनिशियली लार्ज इन्वेस्टमेंट अपफ्रंट चाहिए होती है इनिशियली। तो दैट इज़ एन इश्यू, बहुत ज़्यादा करोड़ों में पैसे चाहिए, 100 करोड़। ठीक है, इस तरीके से इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पर होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा इस्टेब्लिश्ड होगा उतना ज़्यादा जो भी लोग वहाँ पर इंक्लूडेड हैं एंड वहाँ पर जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं, दे विल बी बेनिफिटेड, इजंट इट। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होता है, बिकॉज द स्केल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ रियली लार्ज। लेट्स से एक मेट्रो है,
तो मेट्रो रेल जब चल रही है तो ऐसा नहीं है ना कि जो मेट्रो चला रहा है सिर्फ उसका बेनिफिट है, जो लोग बैठे सभी का बेनिफिट है। और मेट्रो चल रही है तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू मिल रहा है, एवरीथिंग। तो दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। बहुत लार्ज स्केल पे कोई चीज़ की जाती है, सभी का जो है बेनिफिट उससे होता है। नेचुरल मोनोपोली होती है यहाँ पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लार्ज होता है, मेट्रो को एस्टैब्लिश करना क्या आपका और मेरे हाथ में है? वी कैन नॉट डू दैट। तो वो कौन मेनली करता है? गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली आज के डेट में प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनका हेल्प लेकर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होते हैं इन वेरियस वेज में ये किया जाता है। बट देन मोनोपोली किसका है? मोनोपोली यानी कि हु कैन एक्चुअली हैंडल इंफ्रास्ट्रक्चर? गवर्नमेंट ओनली, ओनली गवर्नमेंट, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। ऑब्वियसली कई सारे प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश किए गए हैं, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश किए गए हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन है? गवर्नमेंट। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे सेक्टर में नेचुरल मोनोपोली होती है, गवर्नमेंट ओनली कैन डू दैट। और इसके एक्सटर्नैलिटीज होते हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात तो मीनिंग क्या है एक्सटर्नैलिटी का? यानी कि सॉरी, लेट्स से हमने कोई काम किया, उसका इफेक्ट हम पर तो हो रहा है। क्यों किया हमने? क्योंकि उसका इफेक्ट हो, उसका जो है बेनिफिट मुझे मिले। इसके अलावा इसका बेनिफिट किसको हो रहा है? इसका बेनिफिट किसी और को भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप जैब एग्जाम क्रैक करोगे तो इसका बेनिफिट आपको तो होगा, सैलरी बढ़ेगी एंड ऑल, आपकी फैमिली को भी होगा, और इसके साथ साथ आपका मूड अच्छा रहेगा तो और भी आपकी सोसाइटी को होगा, राइट? तो दैट इज द थिंग, जो हमारा एम इस तरीके से है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटी। दैट इज द इफेक्ट ऑफ दैट इज फेल्ट नॉट जस्ट बाय अस बट अदर्स ऑल्सो। और ये एक्सटर्नैलिटी दो तरीके के हो सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों ही एक्सटर्नैलिटीज होते हैं ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव क्या क्या हो गए? फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेल रोड्स ये सब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। पार्क्स वगैरह हो गए तो हमें जो है सुकून देते हैं, पार्क में जाकर थोड़ा सा घूम लिया, बैठ गए, राइट? तो इस तरीके से। नेगेटिव क्या है? लेट्स से यू हैव एस्टेब्लिश्ड लार्ज फैक्ट्री, बेस्ट एग्जांपल है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसे एस्टैब्लिश करने पे होगा ये कि यस, इसका न्यूक्लियर वेस्ट तो आएगा, एंड वो अगर लीक हो रहा है तो जनरेशन्स थ्रू वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसे इफेक्ट करेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रीज जनरली वेस्ट तो छोड़ते ही हैं, और उनका रिजल्ट हम हमारे जो पवित्र नदियां हैं वहां पर देख सकते हैं, राइट? तो दैट इज दीज आर द एक्सटर्नैलिटीज, और ये एक्सटर्नैलिटीज होने ही होने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो होना ही होने हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। रेगुलेशन इस वजह से इस पूरे सेक्टर को ज़रूरत है। रेगुलेशन कब जरूरत है? क्योंकि नेचुरल मोनोपोली है, गवर्नमेंट कैन ओनली डू दैट। अगर हम ये काम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं तो एक रेगुलेटर की यहाँ पर जरूरत होती है। दैट इज वाई इट ऑलवेज रिक्वायर्स रेगुलेशन। अब कंपोनेंट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज गिविंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हमने एक्सटर्नैलिटी देखा था, और इसमें पॉजिटिव जो एक्सटर्नैलिटीज हैं वो इम्पोर्टेंस एस्टैब्लिश करते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है। डायरेक्ट बेनिफिट जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ में हायर प्रोडक्टिविटी और ट्रेड वगैरह एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले फैक्ट्री ये जो है, इसमें लोग ही खाली प्रोड्यूस कर रहे थे, तो एक दिन में 100 चीज़ें बन रही हैं। अब लेट्स से मशीन लगा दिया, 1000 थिंग्स बनेंगे, 10,000 बनेंगे, राइट? तो इट विल इंक्रीज, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 10 टाइम्स होगा। इनडायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है? प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्रोडक्शन हो गया, वाटर सप्लाई, फूड प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल है तो प्रोडक्शन जो है उसे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। इन द सेंस, जो आप लेट्स से एक साबुन एक वैरायटी का बना रहे हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इलेक्ट्रिसिटी ये सब और जो मशीन से वो मिल गए, तो आप दो साबुन, दो वैरायटी, तीन वैरायटी साबुन बनाने लगोगे। तो दैट इज द थिंग। इनडायरेक्ट यहाँ पर जो बेनिफिट्स है वो हमने देख लिया, इंपॉर्टेंस देख लिया। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन हो गया, गैस जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स के थ्रू जो होता है, वाटर वर्क्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को प्रोवाइड, जनरेट एंड प्रोवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, जिस तरीके से रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम, रोड, ब्रिजेस, टेलीफोन लाइंस वगैरह, वाटरवे, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, कैनाल्स, नेटवर्क जो हैं उसके थ्रू इरिगेशन के लिए जो पानी है उसे लाना ले जाना, सैनिटेशन एंड सीवरेज, ये सारे। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंस की क्या कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बैंक्स पैसे नहीं देते हैं क्या? और क्या बैंक्स के पास इतने पैसे हैं नहीं कि वो दे सके?
लेट्स हैव अ लुक, लेट्स सी कि क्या इश्यू हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव सीन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया, तो वी हैव अ फेयर आइडिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसे फाइनेंस कैसे किया जाता है और इससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। फाइनेंस ऑब्वियसली पैसे लोन्स दो, फाइनेंस हो गया, बट इसे फाइनेंसिंग से रिलेटेड इश्यू है क्या इसमें कुछ, दैट वी आर डिस्कसिंग दिस, और फिर इससे रिलेटेड हम आगे जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो कि स्पेसिफिकली इसी चीज से रिलेटेड डील करते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस को लाने की ज़रूरत क्या थी। तो लेट अस हैव अ लुक कि इसकी फाइनेंसिंग से रिलेटेड इश्यू है क्या। तो फर्स्ट इश्यू ये हो सकता है कि भाई इतने सारे जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, 100 करोड़ एक बार में लोन देना, तो दैट इज़ रियली डिफिकल्ट। लेट से मुझे एस्टेब्लिश करना है इंफ्रास्ट्रक्चर, 100 करोड़ का लोन मुझे चाहिए, बैंक मुझे दे, तो क्या बैंक के पास 100 करोड़ नहीं है। लेट्स हैव अ लुक। तो सेविंग्स रेट जो इंडिया में है काफ़ी हाई है, यानी कि सभी लोग बहुत सारे पैसे बैंक वगैरह में डालते हैं, और एज वी नो जो बहुत ही हाई जिनकी इनकम है, ऑल ऑफ देम ऑल्सो डील अलॉट विद द बैंक्स, ठीक है। एटलीस्ट जो दिख रही है उतनी इनकम तो वो बैंक में डालते हैं, तो सेविंग्स रेट की कोई इश्यू नहीं है। जब सेविंग ज़्यादा हो रहा है बैंक में, यानी कि बैंक के पास फंड्स का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, फंड्स का तो कोई इश्यू है ही नहीं। इससे रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है 22.3% हाउस होल्ड, 7.2% कॉर्पोरेट, 13% पब्लिक सेक्टर के थ्रू जो है ये पैसे आते हैं, 50% हाउस होल्ड सेविंग्स जो बैंक्स में डिपॉजिट होते हैं। तो देर इज़ नो इश्यू विद द सोर्स ऑफ फंड्स। अब ये फंड्स जो है वो जा रहे हैं या नहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो देर इज़ एन इश्यू ऑफ द चैनलाइजिंग द फंड्स, ठीक है, इन्हें चैनलाइज करने से रिलेटेड इश्यू है। तो व्हाट इज़ द इश्यू विद रेस्पेक्ट टू चैनलाइजिंग, यानी चैनलाइज का मतलब है कि ये बैंक जो है लोन दे ही नहीं रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं दे रहे हैं। तो जो फाइनेंसिंग है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं बैंक्स ये लोन। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज थिंग्स, बट यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिवली हम डिस्कस कर रहे हैं। मेच्योरिटी इसकी लॉन्गर है, यानी कि ये लोन अगर दिया जाए इसे लॉन्ग टर्म लोन कहा जाएगा। क्यों? 10 साल के लिए, 25 साल के लिए ये लोन देंगे, ठीक है। तो जो डेवलप किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डेवलप करने में टाइम लगता है भाई। कल एक दिन में पूरा मेट्रो ट्रेन थोड़े बना देंगे, रेल नहीं बना देंगे, ट्रेन नहीं बना देंगे। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स लाइक फ्यू ईयर्स, 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 साल भी अगर लग रहा है, उससे ज़्यादा भी अगर लग रहा है, तो देर आर अदर थिंग्स। तो लॉन्गर मेच्योरिटी 10 to 25 ईयर्स का होता है, दैट इज़ वन थिंग। अब लॉन्गर मेच्योरिटी से इश्यू क्या है, एक तो डर जाते हैं कि भाई जो प्रॉफिट आएगा वो लेट आएगा, ठीक है, प्रॉफिट्स विल बी लेट। आपको चलो इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन आपका अब मनी तो फंस गया वहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉफिट लेट आएगा, और उस पर प्रॉफिट अगर आना है तो लेट आएगा। अब इसके अलावा ये भी चीज़ है, जो पैसे मैंने लगाया 100 करोड़ आज के डेट में, अगर मुझे 10 साल बाद 100 करोड़ मिल रहे हैं, तो उनकी वैल्यू, जो रियल वैल्यू है वो घट जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे देख सकते हैं आप कि आज के डेट में 100 रुपए में कोई सामान मिल रहा है, नहीं, और 10 साल बाद 100 रुपए में कुछ खरीद पाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो 100 रुपीज़ की वैल्यू घटते जा रही है। तो दैट इज़ द थिंग, क्यों होता है, इन्फ्लेशन की वजह से, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड सो लॉन्गर मेच्योरिटी से ये इश्यूज है। एक तो दूसरी चीज़ है लार्जर अमाउंट, 100 करोड़ हमने दे दिए तो लोन बाकी लोग को क्या देंगे, क्या हम कमाएंगे, दैट इज़ द थिंग। रिस्क काफ़ी हाई है। यस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, रिस्क एट वेरियस लेवल्स। एक तो ये रिस्क हो गया कि यहाँ पर जो पैसे मैंने लगाए हैं उसका वैल्यू घटते जा रहा है। दूसरा ये रिस्क हो गया कि वो गंतव्य तक पहुंचेगा कि नहीं, एस्टैब्लिश कंप्लीटली होगा कि नहीं, दैट इज वन मोर इश्यू। क्योंकि लेट्स से न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लोन दे दिया, बहुत ही चौड़ में आके लोन दे दिया बैंक ने। अब इसके अलावा अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, या फिर लोगों ने कह दिया कि यहाँ पे नहीं होगा, आधा तो हमने बना दिया, सारे जो है सारी चीज़ें बना दी, बट अब बाकी आधा पावर प्लांट नहीं एस्टेब्लिश होगा, बिकॉज पूरे एरिया में एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे, सोशल इश्यूज होंगे, हम प्रोटेस्ट करते हैं, लोग यहाँ पूरे इकट्ठा हो गए, ठीक है, और इसको रोकना पड़ा, पूरा तोड़ना पड़ा, तो आपके पैसे क्या हुए, डूब गए, ठीक है, आपके पैसे डूब गए। अब इससे क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो सब चीज़ें, तो देर इज़ अ हाई रिस्क कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बीच में रुक जाए, एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया, राइट। तो दैट इज़ एन इश्यू। एंड यहाँ पर फिक्स्ड एंड लो रियल रिटर्न्स होते हैं, जो रिटर्न्स है वो फिक्स्ड है, एक तो कि आपका कोई चांस नहीं है कि आगे जाकर एक्स्ट्रा आपको जो है पैसे मिल जाएंगे, और ये
जो रियल रिटर्न है वो लो है। रियली आपको जो पैसे मिल रहे हैं, 100 करोड़ अगर आपने आज के डेट में खर्च किए, तो उस 10 साल के बाद आपको ये लेट से आधा, 100 करोड़ भी मिल रहा है तो 50 करोड़ का वैल्यू होगा उसका। दैट इज द थिंग। और मेच्योरिटी मिसमैच होता है। व्हाट इज दैट? ठीक है, तो मेच्योरिटी मिसमैच इन जनरल भी होता है। बैंक अगर डिपॉजिट ले रहा है, और ये मेनली लेट्स से डिमांड डिपॉजिट्स है, यहाँ पर लोन्स दे रहा है, तो ये लोन्स मोस्टली बैंक 1 साल के लिए, 2 साल के लिए इस तरीके से देगा। ठीक है, और यहाँ डिपॉजिटर्स को अगर डिमांड किया तो इमीडिएटली सारा पैसा बाहर उन्हें चाहिए। देर इज अ मिसमैच इन द मेच्योरिटी। यहाँ डिपॉजिट्स का मेच्योरिटी क्या है? इंस्टेंट, इंस्टेंटली मेच्योर, इंस्टेंटली उन्हें चाहिए वापस पैसे। बट जो लोन्स है उसके पैसे तो अभी वापस आए नहीं हैं, तो देर इज़ एन इशू। इसमें भी गैप अगर हम बढ़ा रहे हैं, 10 साल 20 साल का गैप रख रहे हैं, तो फिर भाई डिपॉजिटर्स को अगर पैसे चाहिए होंगे तो हाउ विल वी मैनेज? तो दैट इज द मेच्योरिटी मिसमैच दैट हैपेंस विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दीज आर द इश्यूज, और इन इश्यूज की वजह से वी हैव कम अप विद परमानेंट सोल्यूशन कि भाई बैंक चलो ठीक है मत देना, बट किसी को तो ये पैसे देने हैं, तो वी हैव कम अप विद दिस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो दूसरा पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं नैपफिड के बारे में, देन विल डिस्कस अबाउट कि किस तरीके से एनपीएस का इश्यू जो बैंक्स का है वो हैंडल किया गया है थ्रू द एनएआरसीएल। इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और भी डिटेल में हम करेंगे। एंड फाइनली बैंक्स ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं बैंक्स को। बैंक्स की परफॉर्मेंस कैसी है उस चीज़ को भी असेस करना होगा ऑन वेरियस पैरामीटर्स, तो उसके लिए ईज फ्रेमवर्क हम लेकर आए हैं। एंड ये जो ईज फ्रेमवर्क है इसके जो है 5 फेजेस में अलग अलग चीज़ों को लॉन्च किया गया, और उन पर बैंक किस तरीके से जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है और बैंक्स की रैंकिंग कैसी है, वो सब ईज फ्रेमवर्क के ईच एंड एवरी जो पैरामीटर है, ईच एंड एवरी जो फेज है उसमें ये चीज़ असेस की गई है। सो विल डिस्कस अबाउट दैट डिटेल इन डिटेल आगे। ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हम ऑलरेडी पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं। सो वी हैव एन आइडिया कि आईएफसीआई सबसे पहले 1948 में एस्टैब्लिश हुआ, आईडीबीआई 1964 में, एंड इसके बीच में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1972 में ये एक और एस्टैब्लिश किया गया था। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। नाबार्ड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, SIDBI, Small Industries Development Board of India, which is Bank of India, sorry, which is for the development of the infrastructure विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसे भी एस्टैब्लिश किया गया। अब कई सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सल बैंक बन गए क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईडीएफसी, हमने डीएफआईज एस्टैब्लिश किए, अब वो सर्वाइव नहीं कर पाए बिकॉज ये पूरा चलाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो उन्हें बैंक बना दिया गया। और कई सारे स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स में हमने एस्टैब्लिश किए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडियन रेलवे वगैरह, ये जो है थोड़ा बहुत चले, राइट। तो इसके वजह से देयर वाज रिक्वायरमेंट, आज के डेट में कोई भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं था इन द सेंस 2021 में, तो हमने नैपफिड को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट। तो नैपफिड को लेकर आए हम। NAPFID इज द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो डेवलपमेंट। तो यहाँ पर 111 करोड़ रुपीस का जो फंडिंग नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू दिया जा रहा है, उसको मोबिलाइज करने का काम NAPFID का है। ठीक है, मतलब क्या है इसका? तो बैंक नहीं दे रहे हैं, चलो NAPFID पैसे देगा। पैसे देगा किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, 111 लाख करोड़ का पैसा जो है उसे मोबिलाइज किया जा रहा है, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये एक और सॉर्ट ऑफ स्कीम है जो पाइपलाइन में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इन सभी को रियलाइज करने का। दैट इज़ द थिंग। फॉर एग्जांपल नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एस्टैब्लिश करना, उसे डेवलप करने का काम। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं और उन्हें और भी डेवलप करना है और भी कनेक्टिविटी बढ़ाना है, ये सब। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, ये प्रोग्राम के थ्रू किया जा रहा है, एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ नैपफिड। नैपफिड एक्ट लाया गया था 2021 में 20 मार्च को, और 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नैपफिड को बनाया गया। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है माना गया है, और इस वजह से इन्हें एक डेजिग्नेशन दे दिया गया है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में है, नाबार्ड जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में है,
NHB is in the housing sector, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए SIDBI वी हैव सीन। तो प्रियम्बल इसका जो NABFID एक्ट है उसका प्रियम्बल क्या कहता है, लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग यहाँ पर है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग किया जा रहा है वो नॉन रिकोर्स है। लॉन्ग टर्म लोन आपने दे दिया, 100 करोड़ का लोन दे दिया 10 साल के लिए, और आप बैंक कह रहे हो कि वापस दो मुझे पैसे, NABFID कह रहा है कि वापस दो, नहीं होगा, नॉन रिकोर्स नहीं लिया जा सकता। बॉन्ड्स डेरिवेटिव्स इस सेक्टर में जो है डेवलप करना, और जो भी पैसे NABFID दे रहा है, 100 करोड़ दे रहा है, तो पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेगा। वी विल सी, आगे देखेंगे हम कि किस किस से ले सकता है पैसे ये, ठीक है। और इस पर सारे जो पैसे दिए जा रहे हैं उस पर लोन अगर दिया जा रहा है तो गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, अगर NABFID नहीं पे करेगा तो वी आर गोइंग टू पे। अगर ये लोन जो भी पैसे NABFID जहाँ जहाँ से उठा रहा है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव द गारंटी। अगर NABFID इज नॉट गोइंग टू पे, गवर्नमेंट विल पे, ठीक है, सम पार्ट, नॉट एवरीथिंग, सम पार्ट, दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का, लॉन्गर मेच्योरिटी, लार्ज अमाउंट, हायर रिस्क होता है, तीनों ही चीजें कैरेक्टरिस्टिक हैं, दैट इज वाई क्या आंसर होगा D 1 2 एंड 3। ओके, नाउ NABFID के और भी इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं एक्ट के एज वेल एज उससे रिलेटेड फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि इसे एक प्राइवेट बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया, सॉरी ये एक पब्लिक जो बॉडी इसके रूप में एस्टैब्लिश किया गया। बॉडी कॉर्पोरेट इज दैट कि ये लीगल है, ठीक है, लीगली लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है। शेयर कैपिटल इसका 1 लाख करोड़ का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशियली 100% शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाय किए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि इसको कम करके 26% तक लेकर आ जाना है। तो इसका मतलब 100% शेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है उनमें से कुछ शेयर्स किसी और को खरीदना होगा। सो वी विल सी कि कौन कौन NABFID के शेयर्स खरीद सकता है, क्या आप और मैं भी खरीद सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या है NABFID के, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट्स को जो है फाइनेंस करना, रीफाइनेंस भी करना। जैसे कोई बैंक हिम्मत करके बहुत जो है दिल पे पत्थर रख के लोन दे रहा है, तो NABFID इज गोइंग टू रीफाइनेंस। तो चलो आप लोन दे रहे हो तो वी विल प्रोवाइड दैट मनी टू यू, आप पैसे दे दो, तो रीफाइनेंस। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना, फॉरेन पार्टिसिपेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वगैरह यहाँ पर करना। अब इन सारे जो पैसे हैं उनका फंड्स का सोर्स क्या होगा, NABFID कहाँ से ये पैसे लाएगा कि पैसे दे सके, तो NABFID लोन ले सकता है, बॉन्ड डिबेंचर इशू कर सकता है कि लोग खरीदे, इन द सेंस जो भी एंटिटी से वो खरीदे, एंड देन उसके पैसों का यूज़ किया जा सके। इसके अलावा देर इज दिस प्रोविजन कि NABFID इंडियन करेंसी एज वेल एज फॉरेन करेंसी में डील कर सकता है। तो ये सोर्स ऑफ फंड्स तो हमने देख लिया, यानी कि NABFID को अलग अलग जगह से मिल सकता है। अब NABFID के शेयर्स जो हैं वो हमने देखा था कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं। अब ये अगर 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं, एंड इसे 26% लेकर आना है, एंड लेट्स से NABFID आगे भी शेयर्स जो है लेकर आता है टू पैसे उठाने के लिए, तो ऐसे में कौन खरीद सकता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं खरीद सकता है, देन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस भी खरीद सकते हैं, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी खरीद सकते हैं NABFID के शेयर्स, राइट। सॉवरन वेल्थ फंड्स खरीद सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री के सॉवरन यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया वेल्थ फंड, तो दे कैन बाय, ठीक है। पेंशन फंड्स खरीद सकते हैं, इंश्योरर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, एनी अदर इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर स्पेसिफाई करेगी दे कैन बाय। तो ये सारे जो है दे कैन बाय द शेयर्स ऑफ द NABFID, यानी कि इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कर सकती है, और फंड्स जो हैं पेंशन एंड सॉवरेन वेल्थ फंड्स वो बाय कर सकते हैं। इंटरनेशनली जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरर्स और बैंक्स ये सब तो हैं ही हैं जो कि बाय कर सकते हैं। अब NABFID किस किस से जो है, इसके अलावा और भी लोन्स वगैरह इस तरीके से पैसे अगर NABFID को बोरो करने हैं शेयर्स के अलावा, तो वो किस किस से कर सकता है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, RBI से लोन ले सकता है। इसके साथ जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड से, उनसे भी ले सकता है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो भी लोन देता है काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, तो उनसे भी लोन NABFID ले सकता है, दैट इज़ द थिंग, राइट। मैनेजमेंट किस तरीके की है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर हैं, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD हो गए, 3 डेप्यूटी MDs यहाँ पर होंगे, 2 डायरेक्टर्स जो हैं
वो नॉमिनेट किया। तो यहाँ पर आप पूरा सक्सेशन देख रहे हो, चेयरपर्सन है, उसके बाद वी हैव द मैनेजिंग डायरेक्टर, 3 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये एक जो है हायरार्की हो गई। इनके नीचे डायरेक्टर्स होंगे आपके, और ये डायरेक्टर्स में ये चीज़ देखी जाती है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग एंटिटीज़ को मिले। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग एंटिटीज को किस तरीके से मिले, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उसका रिप्रेजेंटेशन हो, 26% शेयर्स तक तो हमेशा ही रहेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है कुछ डायरेक्टर्स को। इसके अलावा कई लोग शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो 3 डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा थोड़ा तो एफिशिएंसी भी होना चाहिए, खाली नॉमिनेटेड पीपल रहेंगे तो देर विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, जो कि अलग अलग फील्ड्स में काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने काम कर रखा है, सो उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, क्योंकि नया चीज़ जब भी आता है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, एंड दैट इज़ विथ नैपफिड ऑल्सो। इसको ग्रांट्स प्रोवाइड किया जा रहा है नैपफिड को, कि ग्रांट्स यानी कि लोन्स में होता क्या है, आप पैसे दे रहे हो, लोन वापस करना है, वो पैसे प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑल्सो। ग्रांट इस पैसे दे दिए, ले ऐश कर, ठीक है। तो ये जो है पैसे वापस नहीं करने, ना इंटरेस्ट देना है, दैट इज ग्रांट, वी नो दिस। और ये ग्रांट तो जो दिया जा रहा है, सॉरी, 5,000 करोड़ तक नैपफिड को जो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ गारंटी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट्स से नैपफिड बोरो करना चाहता है पैसे फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दैट इज गोइंग टू गिव द गारंटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कई सारे और भी हेल्प कर रहा है, फॉर एग्जांपल रीइंबर्स कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस अगर होते हैं। नैपफिड के पास लेट्स से पैसे हैं जो कि इसने डॉलर्स में ले रखे हैं, अभी डॉलर्स का रुपी के सामने प्राइस, या फिर डॉलर वीक हो जाता है एक टाइम पे और चेंजेस काफ़ी आ जाते हैं, ऐसा कि नैपफिड के फंक्शनिंग पे इफेक्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज़ को रीइंबर्स करेगा और हेल्प करेगा कि और भी ज़्यादा पैसे कैसे उठाया जाए। इसके साथ साथ नैपफिड के जो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन से उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी कर रहा है। ओके, सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, एनआरसीएल की तरफ। तो यहाँ वी हैव टू सी कि बैंक्स के पास बहुत सारे बैड लोन्स हैं, यानी कि ऐसे लोन्स जो कि एनपीएस हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुके हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग, यानी कि इस पर डिफॉल्ट हो चुका है, पैसे जो है वापस नहीं आए हैं, लोन दे दिया गया बट पैसे वापस नहीं आए। तो ऐसे काफ़ी सारे लोन्स बैंक के पास अगर भर जाएंगे, तो बैंक उसी से, आपने किसी को लोन दिया और उसने वापस नहीं किया, आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं पैसे, जो करना कर लो, तो ऐसे लोन्स अगर आपने दिए तो रात को नींद आएगी नहीं, बैंक को भी नहीं आ रही है, और ये चीज़ उनके बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो एसेट है वो नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है, तो इस चीज़ से वो आगे बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, ये लोन जो है, लेट्स से 100 करोड़ का लोन दिया हुआ है इस बैंक ने, और ये 100 करोड़ का लोन दिख रहा है उनके बैलेंस शीट में एसेट से, अब धीरे धीरे ये लाइबिलिटी बन जाएगा, या फिर ये जो है पैसे इसके वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 100 करोड़ है, ये सारा का सारा लोन किसी एक एंटिटी के द्वारा खरीद लिया जाएगा, एनएआरसीएल। ठीक है, तो एनएआरसीएल इफ नॉट फुल अमाउंट इन ऑल द केसेस, बट थोड़ा अमाउंट, तो 100 करोड़ के सामने लेट्स से 90 करोड़ भी मिल गया इस बैंक को, तो अच्छा है ना, कुछ नहीं मिलने से तो इतना मिलना अच्छा है। तो एनएआरसीएल वो प्रोवाइड कर देगा वो पैसे, और फिर इस लोन को खरीद लेगा। वो पैसे किस तरीके से, इनिशियली जो 15% है, दैट इज गोइंग टू कम इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो पैसे हैं वो दे दिए जाएंगे, बाकी के रिसीट्स इश्यू किए जाएंगे। ठीक है, वील डिस्कस अबाउट दिस। तो एनएआरसीएल का रोल हमें समझ में आ गया कि बैड लोन्स जो है उन्हें एक्सेप्ट कर लेना। अभी एनएआरसीएल खुद क्या करेगा, एनएआरसीएल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन है दो का। एनएआरसीएल इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि ये लोन्स को खरीदने का काम है इसके पास। ठीक है, अब ये जो है, इनको हैंडल कौन करेगा, आईडीआरसीएल, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कंपनी लिमिटेड, तो ये हैंडल करेगा। हैंडल करने का मतलब क्या है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये हैंडल करेगा, यानी कि इन एसेट्स को, इन लोन्स को कैसे रिकवर करना है, या फिर उस के कुछ एसेट्स हैं जो बेचने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आईडीआरसीएल हैंडल करेगा। तो इनका जो ड्यूअल फंक्शनिंग है वो एक्चुअली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है।
नीड क्या थी? 8.3 लाख करोड़ एनपीएस जमा हो गए थे बैंक्स के पास, तो आगे कैसे काम करेंगे वो? आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने दोनों ने रिकमेंड किया था इसे, और 7 जुलाई 2021 में एनएआरसीएल को एज अ कंपनी एस्टैब्लिश किया गया। ऑब्जेक्टिव लोन रिकवरी है, बैलेंस शीट जो बैंक्स को उसे फ्री करेंगे तो वो बैंक और आगे बिजनेस डेवलप करेंगे, कैपिटल रेस कर पाएंगे। इसके अलावा बैड बैंक्स जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया, ये जो कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी एस्टैब्लिश किया गया, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड आईडीआरसीएल। शेयर होल्डिंग यहाँ पर अलग अलग है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। तो एनएआरसीएल में 51% जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनका शेयर होल्डिंग है, और आईडीआरसीएल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 49% शेयर होल्डिंग है। नॉर्म्स क्या और भी यहाँ पर है? टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स जो अब्जॉर्ब करेगा एनएआरसीएल, दैट विल बी 2 लाख करोड़ का लोन्स अब्जॉर्ब करेगा। इसमें से ईच लोन का साइज जो है, मिनिमम साइज दिया गया है कि 500 करोड़ का अगर लोन दिया हुआ है या इससे ऊपर है, ओनली देन दैट इज अ मिनिमम कट ऑफ साइज जो अमाउंट दिया गया है। तो 500 करोड़ से ऊपर का, 100 रुपए 30 रुपए का लोन दिया उसको नहीं लेंगे। 500 करोड़ या उससे ऊपर का अगर लोन है, दैट विल बी कंसिडर्ड हियर। ठीक है। इसके अलावा जो बैड लोन है उनका सेल कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया 15% जो है, 100 करोड़ का लोन अगर लिया गया तो 15 करोड़ इमीडिएटली कैश में पेमेंट बैंक को कर देगा एनएआरसीएल, और 85 करोड़ का सिक्योरिटी रिसीट दे देगा। रिसीट दे देगा कि भाई 85 करोड़ आपको आने हैं, ये चीज। और इस रिसीट के पीछे गारंटी कौन दे रहा है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। अगर ये 85 करोड़ नहीं देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव, ठीक है, वो गारंटी 30,600 करोड़ के आसपास का मनी गारंटीज के थ्रू ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। So that is about NARCL. Let us try to answer this question. Which among the following can hold the shares of NAPFID? मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योर, बैंक्स। कौन होल्ड कर सकता है शेयर्स नैपफिड के? सो वी हैव अ फेयर आइडिया कि ये सारे ही कर सकते हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन फंड, पेंशन, इंश्योर, बैंक। तो 1 2 3 4 एंड 5 कहाँ पर है? सी में, तो सी इज द राइट आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारे इश्यूज कैसे हैंडल हुए वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द पार्ट ऑफ आर डिस्कशन, मेन चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो ये है कि अब बैंक्स को सारा हेल्प तो कर दिया, अब बैंक्स परफॉर्म कैसे कर रहे हैं कैसे पता चलेगा, और बैंक्स नए इनिशिएटिव्स कैसे लेकर आएंगे? तो वो सारी चीज़ें ईज फ्रेमवर्क का पार्ट है। ईज क्या है? ईज ऑफ एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक है। तो इस फ्रेमवर्क में हो क्या रहा है वो देखते हैं। तो ये एक्चुअली 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइज किया था बैंक्स को, यानी कि 2.1 लाख करोड़ बैंक्स को दिया। रिकैपिटलाइजेशन इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेनली, ऑब्वियसली। तो ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने पैसे दिए कि भाई ये लो, तुम अच्छा बिजनेस करो, तो ये इस तरीके से पैसे देने को कैपिटलाइजेशन कहते हैं। पहले भी किया हुआ था और फिर से किया गया, तो रिकैपिटलाइज। तो 2017 में ये किया गया। अब पैसे देने के बाद लेट से किसी ने किसी वेंचर में इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या करेगा? वो वेंचर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, वो सुपरवाइज भी करेगा। तो सुपरवाइजिंग का पूरा फ्रेमवर्क है ये ईस। ठीक है। सुपरवाइज कैसे करना है, इससे रिलेटेड एक पब्लिक सेक्टर बैंक मंथन किया गया था। मंथन यानी कि कैसे करते, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे वहाँ पर, ऐसा। तो दे हैव डिसाइडेड कि एक फ्रेमवर्क लेकर आना चाहिए, और ये इस फ्रेमवर्क उसी समय आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलॉन्ग विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स, बैंक के जो हेड्स हैं वो आए, बहुत सारे और भी रेगुलेटर्स के जो हेड्स हैं वो आए, राइट। तो ये सब ने मिलके मंथन जो इनिशिएटिव है, जो ये एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पर सारे आए और इन्होंने डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो इसका मेन एम था क्लीन लेंडिंग, कस्टमर सर्विस, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, एमएसएमई, बेटर गवर्नेंस वगैरह, ये सब प्रोवाइड करना थ्रू द फ्रेमवर्क, जो कि ईस फ्रेमवर्क के द्वारा एसेस किया जा रहा है। अब ये 2018 में लॉन्च किया गया था, और 2018 के बाद जो है इसे बार बार लॉन्च किया गया है विथ एडिशनल फीचर्स एंड एडिशनल पैरामीटर्स कि बैंक्स की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। इनिशियली 120 मैट्रिक्स जो है उस पर बैंक के परफॉर्मेंस को एसेस किया जा रहा था, और ईज के अलग अलग फेजेस, ईज 1.0 2.0 यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे और भी नए मैट्रिक्स एज वेल एज नए फीचर्स को लाया गया, जो बैंक्स एक्चुअली अडॉप्ट एंड लॉन्च करेंगे।
ईज फ्रेमवर्क का मेन क्या है, क्लीन बैंकिंग स्मार्ट बैंकिंग होना चाहिए। क्लीन बैंकिंग इज क्लीन क्रेडिट, क्रेडिट जो दिया जा रहा है वो एनपीए या डिफॉल्ट ना हो, इस चीज़ से रिलेटेड स्टेप्स लेना। डेटा लिवरेज करना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। डेटा जो है वो किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, डेटा अगर आपको अच्छे से मिल रहा है किसी एंटिटी से रिलेटेड, सो यू कैन सी कि ये पर्सन एक्चुअली और या फिर ये एंटिटी एक्चुअली जो है सही तरीके से लोन लौटाएगा या नहीं, क्रेडिट हिस्ट्री से पता चलता है ये। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, एक्शन डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट एक्शन, एनपीए रिकवर करना। स्मार्ट बैंकिंग क्या है, स्पीडी, मल्टी चैनल रीच, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, रिस्पॉन्सिव जो है पूरा का पूरा बैंकिंग होना चाहिए। मेनली ऑनलाइन बैंकिंग से ये सारी चीज़ें होंगी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस। ईज 1.0 में 6 थीम्स हैं और 30 एक्शन पॉइंट्स थे यहाँ पर। ठीक है, ईज 1.0 6 थीम्स क्या है मेनली यहाँ पे देख लेते हैं। तो बैंक के फंक्शनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, आपको खुद ही पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या असेस किया जाता है, भाई कस्टमर कितना खुश है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि कस्टमर रेस्पॉन्सिवनेस इज द फर्स्ट थीम एंड पैरामीटर। बैंकिंग रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, जहाँ पर लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं तो कस्टमर की खुशी के चक्कर में कुछ भी नहीं, बट रेस्पॉन्सिबल तरीके से करना है कि सारे टर्म्स कंडीशन सही होने चाहिए। क्रेडिट ऑफटेक, कितना ज़्यादा लोन्स दिया जा रहा है, कितने पैसे दिए जा रहे हैं, किस किस तरीके से दिए जा रहे हैं, क्या ये एमएसएमईज को दिए जा रहे हैं, वो फोर्थ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटलाइजेशन, लोगों को क्या बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो है हेल्प किया जा रहा है, और ये अकाउंट्स सारे जो फंक्शनिंग है सारा कुछ डिजिटलाइज हो रहा है या नहीं। और इस से रिलेटेड अच्छे से कब होगा, जब जो पीपल है उसमें काम कर रहे हैं, बैंक एम्प्लॉयज, दे आर वेल ट्रेंड, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे नॉर्म्स है। ईस्ट 2.0 में मेनली लोन मैनेजमेंट सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जो भी सेटअप है, डिफॉल्ट हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो अर्ली वार्निंग दे दी जाए, ये लोन दिया जाना है या नहीं, उससे रिलेटेड। बैंकिंग होम से हो, मोबाइल से हो, एंड रेस्पॉन्सिबल बैंकिंग, पीएसबी एज उद्यमी मित्र वगैरह जो है लाया गया, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स उद्यमी मित्र हैं, यानी कि एमएसएमई को सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो ये 6 थीम्स है ईज 1.0 के, और थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, होम से सीनियर सिटीजन के लिए जो इश्यूज है उन्हें रिड्रेस कैसे किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस वगैरह कैसे इंप्रूव किया जा रहा है। क्रेडिट ऑफ टेक, कैसे प्रोसेस इंप्रूव किया जा रहा है। बोरोवर के लिए कैसे इजीली कैसे क्रेडिट प्रोवाइड हो रहा है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैसे उद्यमी मित्र बन रहे हैं एमएसएमईज को, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन उद्यमी मित्र .com बनाया गया और उस पर लोन वगैरह के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, 15 डेज में डिसीजन देना, बिल्स वगैरह उन्हें फाइनेंस करना, ये सब। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ पार्ट है डीपनिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटलाइजेशन, जहाँ पर हर 5 किलोमीटर में एक ईज जो है बैंक हो, वहाँ पर नियर होम बैंकिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाए, हर 5 किलोमीटर के रेंज में बैंक हो। सोशल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड किया जाए माइक्रो इंश्योरेंस के थ्रू, डिजिटल पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी, ये सब। ठीक है, साइबर फ्रॉड से बचाया जाए। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस एसेस की जाएगी, एंड स्पेशलाइजेशन जॉब से रिलेटेड अगर किसी का किसी में स्किल है तो स्पेशलाइज करवाया जाए। ई लर्निंग वगैरह मॉड्यूल सब लेकर आना विद रिस्पेक्ट टू दिस। ईच 2.0 की अगर हम बात करें तो ग्रोथ कई सारे सेक्टर्स में देखा गया है, यू कैन सी कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, क्रेडिट ऑफ टेक, पीएसबीएस, उद्यमी मित्र वगैरह में काफ़ी ग्रोथ देखी गई है। अब नेक्स्ट है ईच 3.0। यहाँ पर आप देख रहे हो इस 3.0 में कई सारे और नए नए इनिशिएटिव्स लाए गए। फॉर एग्जांपल स्मार्ट लेंडिंग, डायल अ लोन, यू कैन जस्ट डायल अ लोन, डायल करके यू कैन गेट द लोन। क्रेडिट एट क्लिक, ऑनलाइन जो है लोन मिलना, ये सारी चीज़ें। डेटा बेस्ड लेंडिंग जो है वो सब किया जा रहा है, जहाँ पर डेटा एनालाइज करके उसके बेसिस पे पैसे देना है नहीं देना है, ये सब। टेक एनेबल्ड ईज ऑफ बैंकिंग, पाम बैंकिंग, जब पाम बैंकिंग यानी कि फ़ोन के थ्रू सारे बैंकिंग के एक्टिविटीज़ हो जाए। बैंकिंग ऑन द गो, जहाँ पर ईज फ्रेमवर्क से रिलेटेड आउटलेट्स हों और उनके थ्रू बैंकिंग जो है पेपरलेस डिजिटल बैंकिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए। डिजिटलाइजिंग ब्रांचेस में भी आप जाओ तो 1 घंटा ये भरो वो भरो, वो नहीं, आपका डिजिटल सारा कुछ हो जाए। आईटी बैंकिंग सिस्टम्स जो है वो सारे हार्डवायरिंग, जहाँ पर डेटा यूज़ किया जा रहा है, रिस्क स्कोर वगैरह देखा जा रहा है लोगों का, उसके हिसाब से लोन्स देना, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स अगर कोई इश्यूज हो रहे हैं तो। गवर्नेंस का पूरा जो बोर्ड है, ओवरसाइट, सक्सेसिव प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सक्सेशन प्लानिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ लोगों को अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि उनकी ग्रोथ हो, तो वो चीज़ किस तरीके से हो रही है, उनका जो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस एसेस हो रहा है एंड देन उनकी ग्रोथ प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। जॉब स्पेशलाइजेशन, साइंटिफिक बिजनेस फोकस्ड जो है उनका जॉब हो, इससे रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह उन्हें दी जाए। दैट इज ईज 3.0 2021 में आया था। कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स एंड ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ईज 4.0 वाज मेनली अबाउट 2021-22 में ये लाया गया था, और ये 24/7 बैंकिंग, न्यू एज बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे किया जा सकता है, एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग, जहाँ पर जो अलग अलग बैंक्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें एंड वेरियस सेक्टार्स जो हैं इंश्योरेंस वगैरह वो सब भी कोलैबोरेट करें, कैसे वो हो सकता है ये। ईज 5.0 में क्या है, ईज नेक्स्ट प्रोग्राम को लाया गया। इसमें क्या है, ईज 5.0 कॉमन पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स एजेंडा लाया गया था। बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक 3 ईयर रोड मैप कि बैंक्स 3 इयर्स में आगे कैसे अपने आप को देख रहे हैं और कैसा होना चाहिए, इससे रिलेटेड रोड मैप्स लाए गए। ये सारे ईज नेक्स्ट प्रोग्राम का पार्ट है। 3 ईयर रोड मैप जो बैंक्स के लिए लाया गया वो बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, कैसे बिजनेस ग्रोथ करना है, प्रॉफिटेबल कैसे होना है, रिस्क, कस्टमर सर्विस, ये सब कैसे बेटर करना है। तो ईज 4.0 में नए इनिशिएटिव्स, डायलर लोन, क्रेडिट एट क्लिक, ये सारे चीज़ें तो हम देख चुके हैं, वो चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। डायलर लोन एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड अब हेल्प किया जा रहा है 4.0 में। ठीक है, पार्टनरशिप एग्री टेक्नोलॉजी से बैंक्स जो है कर रहे हैं, बिकॉज वी नो बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैकेनाइजेशन से रिलेटेड, या फिर एसएचजीज वगैरह हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ग्रुप्स, फार्मर ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, तो उनको जो है लोन्स वगैरह चाहिए, तो उससे रिलेटेड 24/7 बैंकिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे किया जा रहा है, क्लाउड बेस्ड आईटी सिस्टम, प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना, फाइनेंशियल इकोसिस्टम में कोलैबोरेट कैसे कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स सेमी अर्बन रूरल एरियाज़ में डोर स्टेप पे बैंकिंग सर्विसेज को लेकर आना, और एनबीएफसीज का को लेंडिंग, यानी कि बैंक्स भी लेंड कर रहे हैं, एनबीएफसीज भी लेंड कर रहे, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कैसे कैसे ये सब हो रहा है, क्योंकि एनबीएफसीज का रीच काफ़ी होता है एंड बैंक्स कैन गिव मनी टू एनबीएफसी। बैंक जो है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लोन दे सकते हैं एंड वो कस्टमर्स को दे सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड को लेंडिंग एंड रीफाइनेंसिंग। ठीक है, इस 5.0 में नई नई चीज़ें लाई गई, कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल बैंकिंग, एमएसएमई से रिलेटेड स्पेसिफिक जो है लाए गए, एनालिटिक्स टू ड्राइव कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रिटेंशन कैसे किया जाए, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कस्टमर रिलेटेड, अब तो एरिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिए जा रहे थे, तब कस्टमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किया जाए, और इस तरीके से कस्टमर्स को किस तरीके से रिटेंशन उनका रहना चाहिए, माइक्रो सेगमेंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह जो है वो सब किस तरीके से बैंक अपना खुद का टेस्टिंग करे कि चीज़ें सही जा रही हैं या नहीं, बहुत सारे इसी तरीके से पूरे के पूरे चीज़ में जो है लाया गया। ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड, कोलैबोरेटिव बैंकिंग, जहाँ पर जो को लेंडिंग है एनबीएफसी बैंक्स के बीच में एंड बैंक्स बैंक्स के बीच में, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को लेकर आना, बिग डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल अनेबल्ड कस्टमर जो पूरे सर्विसेज है वो लेकर आना। Okay, so that was the thing related to this chapter. Now let us answer this question: which among the following is or are correct with respect to ease of access or and service excellence, इस framework से related रिकमेंडेशंस यहाँ पर पीएसबी मंथन के 2017 में उसके बेसिस पे से लाया गया, एब्सोल्युटली यस। सीक्वेंशियल वर्जन ऑफ ईज रोल आउट किया जा रहा है 2020 से, नहीं 2018 से इसे लॉन्च किया जा रहा है, तो याद रखिएगा। ईस्ट बैंकिंग रिफॉर्म्स मेजर्स परफॉर्मेंस ऑफ ईच पीएसबी 120 प्लस ऑब्जेक्टिव मेट्रिक्स इसमें है, यस एब्सोल्युटली। सो व्हाट इज रॉन्ग हियर, सेकंड वन, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, सी, सी विल बी द राइट आंसर। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस, और इन सेशंस के थ्रू जो नॉलेज मिल रही है उनको टेस्ट करना भी ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव कम अप विद दिस पीडीएफ जिसमें आई एंड आईएफएस के 400 सॉल्व्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन प्रैक्टिस देम। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ से। अब एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था मई 2023 में, उसको आपको आंसर करना है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड ये आपके लिए प्रैक्टिस है एंड इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पॉज द वीडियो, गो थ्रू दिस क्वेश्चन और इसको आपको आंसर करना है राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू ऑल विल आंसर। And if you have any other queries, you can always call us on 8146207241 या फिर आप hello@edutab.co.in पर अपना मेल भी सेंड कर सकते हो with respect to your queries, with respect to the feedback of these sessions also. And if you are liking this session, please do like, share, subscribe ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये जो वीडियोज़ है वो पहुँचे। फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। Many have given and they are enjoying the sessions, let me tell you.
ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।